जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक एंड सुबह खैर। और बात करेंगे कि भाई मौसम जब बदल रहा होता है, ख़ास तौर से अक्टूबर का महीना शुरू होता है, तो मैं अक्सर यही बात कर रही होती हूँ जब भी सुबह का आगाज़ होता है कि सुबह बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप उठते हैं, अच्छा खासा आप रात को सोए होते हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो हल्की सी आपको जब खुनकी महसूस हो रही थी, उसके साथ साथ आपको लगता है कि आपके गले में खराश हो रही है, या आपका जो है सांस लेना मुश्किल हो रहा है, या फिर ये कह लें कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपको किस वक्त फ्लू होना शुरू हो जाता है। तो जनाब, हवा में खुनकी और खुश्की बढ़ते ही सांस की बीमारियाँ, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और मुख्तलिफ एलर्जीज़ जो हैं वो आम होती हैं। इससे एलर्जी का नाम दिया जाता है। और ख़ास तौर पे दमा यानी कि अस्थमा के मरीज़ों के लिए मौसम जो है बहुत ख़तरनाक होता है और किसी चैलेंज से हमें कम नज़र नहीं आ रहा होता। और अक्सर हमारे फ्रेंड्स यही कह रहे होते हैं कि हमें सर्दियाँ आते हैं ये शिकायत जो है शुरू हो जाती है। और फिर इस पर यह कहा जाता है ज़रा सा भी हम बेहतियाती कर लें, गफलत बरत लें, तो सांस लेने में दुश्वारी, खांसी या फिर घबराहट का सिलसिला शुरू होता है। और रात के वक्त बाज़ दफ़ा ये बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो फिर हम इसी बारे में आज जानेंगे कि एलर्जीज़ जो हैं और सांस के मसाइल क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर किस तरह काबू पाया जा सकता है। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, पहले मैं उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक साहब, लेकिन साथ साथ ये भी बताऊंगी कि रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ ग्लासगो में पाकिस्तान में इनको हेल्थ एडवाइज़र जो है मुंतखब किया गया है। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि भाई इस वक्त जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ और जो मसले मसाइल हम फेस करें उससे कैसे निजात हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पहले बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आपसे यही जानेंगे कि जब मौसम बदलता है, एलर्जी और सांस की बीमारियां जो हैं उसमें इतना ज़्यादा इजाफा क्यों हमें नज़र आना शुरू होता है, क्या वजह है इसकी? देखिए, ये एक इसकी रीज़न जो है वो मल्टीफैक्टोरियल है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट आपने बात की है कि जब मौसम वेदर चेंज होता है, तो जब वेदर चेंज होता है उससे उसके साथ हमारी बॉडी को यूजुअली अडॉप्ट होने में थोड़ा-सा टाइम चाहिए होता है। जी। लेकिन सिर्फ वेदर चेंज इसमें फैक्टर नहीं है। आप मेजर अगर सिटीज़ की बात करेंगे तो अक्सर और बाज़-औक़ात आप मीडिया पे हम बात ही करते रहते हैं कि जो स्मोक का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है ऑन आवर ह्यूमन लंग्स स्पेसिफिकली। जी। ये इस वक़्त भी अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें जो मेजर सिटीज़ हैं, वो तकरीबन अनहेल्दी के करीब हो गए हैं और लाहौर तो अनफॉर्चुनेटली कल 200 क्रॉस कर चुका था। सो ये जो एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट हैं और जो ड्राई और जो कोल्ड वेदर है, ये जी। बेसिकली एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द डिफरेंट वायरसेस। और हमारे जो लोग जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़िअत कम होती है, वो लोग जो हाई रिस्क ग्रुप होते हैं जिसमें बच्चे, एक्सट्रीम ऑफ एज, प्रेग्नेंट फीमेल, शुगर के मरीज़, दिल के मरीज़, इन लोगों में या सांस के स्पेसिफिकली मरीज़ जो होते हैं, जी। ये ज़्यादा जल्दी इसका शिकार हो जाती हैं। और इनमें अक्सर हम देखते हैं कि गले में खराश का होना, छींकों का आना, फिर अगर आपको सांस के मसले जो थे वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जी। अच्छा, जिस तरह आपने खुद भी बताया कि मौसम बदलता है, तो मौसम बदलने के बाद हमारा जो बॉडी है उस तरह से मौसम को नहीं ले रही होती कि हमारे रेज़िस्ट नहीं कर पा रहे होते, तो इसलिए चीज़ें होती हैं। मगर हमने देखा है जो ऑलरेडी अस्थमा या दमा के जो मरीज़ होते हैं, जिन्हें सांस लेने में मुश्किल होती है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। उन्हें ऐसी सूरत हाल में क्या एहतियात करनी चाहिए ओवरऑल? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा। पहले ना एक चीज़ मैं बड़ी क्लियरली आपके प्लेटफ़ॉर्म्स पर अक्सर मैं ये बात करता रहता हूँ कि एलर्जी और अस्थमा को सेपरेट ना करें प्लीज़। हम लोग एक दूसरे को फूल बना रहे होते हैं कि जी डॉक्टर साहब ने मुझे एलर्जी कहा, हुँ। मुझे दमा नहीं है। हुँ। एलर्जी एंड दमा यूजुअली मैं कहता हूँ एक डिज़ीज़ के 2 नाम हैं। अगर किसी ने आपको डॉक्टर ने आपको लेबल कर दिया है कि आपको दमा है यानी अस्थमा है, जी। तो आपको रेगुलर मेडिसिन लेनी है और रेगुलर फ़ॉलो-अप रखना है बिकॉज़ इसकी जो ट्रीटमेंट है वो स्टेप वाइज़ है। यानी मैं स्टेप अप भी करूँगा, अगर जी। मैं समझता हूँ मरीज़ कंट्रोल्ड है, हुँ। मैं स्टेप अनकंट्रोल्ड है, अगर मैं स्टेप डाउन करूँगा अगर पेशेंट वेल कंट्रोल्ड है। जी। तो ऐसा है कि अस्थमा के मरीज़ खुद ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि जी मैंने कुछ दिन के लिए दवाई ली है, मैं हुँ। स्टेबल हो गया हूँ तो मुझे दवाई बंद करनी है। ये सबसे बड़ा इश्यू है हमारे मरीज़ों के साथ। और जब वो दवाई बंद करते हैं तो उनके एयरवे जो सांस की नालियाँ हैं वो फिर जो है उनमें सोजिश आना शुरू होती है और ये मौसम ऑलरेडी उनके लिए प्रोन होता है और ये मरीज़ जो है ये सबसे पहले इसका शिकार होते हैं। तो इसका सबसे पहला इलाज क्या है कि अगर आपको दमा है तो आप उस दमे का इलाज प्लीज़ कंटिन्यू रखें, उसको खुद स्टॉप ना करें। ठीक है। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीबॉडी फॉर अस स्पेसिफिकली, आप लोग भी, हेल्थ केयर वर्कर भी और वो लोग जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, उनको वैक्सीनेशन का कल्चर अपनाना है। देखिए, फ्लू शॉट्स अवेलेबल होती हैं व्हिच इज़ वेरी चीप और वो इतनी सस्ती है कि उससे महँगा आप लोग बर्गर खा रहे होते हैं। तो अगर आप फ्लू शॉट्स लगवा लें, जो कि ये मौसम चेंज होने पे लगता है, 1 साल के बाद इसको रिपीट करते रहें तो आपकी किसी हद तक बचत होती है। वो लोग जो कि 60 साल से ऊपर हैं, जी। वो नमूनिया की वैक्सीनेशन ज़रूर लगाएँ, अपने डॉक्टर से मशवरा करें।
बहुत अच्छी आपने बात बताई प्रोफेसर साहब। अभी आपने जिक्र किया कि फ्लू के शॉट्स लगते हैं, तो ये हमें किस मंथ में जो मौसम शुरू होने से पहले पहले जो है इसे लगवा लेना चाहिए, थोड़ा बताइएगा, या हम इंतज़ार करें कि हमें जब कोई ये सिम्टम्स आने शुरू हों जब हम इसको यूज़ करें? नो, दिस इज द आइडियल टाइम और ये अवेलेबल है। ये आइडियल टाइम हम यूजुअली कहते हैं सितंबर या अक्टूबर में इसको लगवा लिया जाए और वेट ना करें, बिकॉज जब आप इसको लगवाते हैं तो इसके बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होने का टाइम लगता है उसको भी 2 से 3 हफ्ते लगती है। ठीक है। ठीक है अनफॉर्चुनेटली हमारा कोल्ड का सीजन बड़ा लिमिट हो गया है, तो जी। कोल्ड सीजन में ही हमें अपने को प्रोटेक्ट रखना होता है। यूजुअली जब सीजन वार्म होता है तो वायरल डिजीजेस की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो ये शॉट साल में एक बार ही लगता है या साल में 2 बार आपको लगवाना होता है? जी, हमारे कंट्रीज के लिए रिकमेंडेशन वंस अ ईयर है। ठीक है। अच्छा, अभी हम जब इस तरह के सिम्टम्स आ गए हैं और चल रहा है मौसम, हर कोई कह रहा है कि भाई हमें वायरल ये सब कुछ चल रहा है, एलर्जी हुई हुई है, जिस तरह आपने अभी बताया भी कि ये क्या डिफरेंस है इसके अंदर। अगर आप दमा के मरीज़ हैं तो आपको पहले से इलाज अपना जारी रखना चाहिए और मुसलसल इसको कंटिन्यू रखना है आपने। लेकिन अगर आपको इस तरह ये एलर्जी की शिकायत हो जाती है मौसम बदलने के बाद, तो कहते हैं कि भाई मास्क लगा के रखें या फिर आप स्टीम लें, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मास्क तो बिल्कुल डेफिनेटली देखिए, प्रोटेक्शन आप कौन करेगा? सबसे पहले प्रोटेक्शन तो आपकी मास्क ही करेगा ना। जी तो मास्क तो बिल्कुल हम वी रिकमेंड कि आपको मास्क लगाना चाहिए। तो हम जी। एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जो जिसने वैक्सीनेशन लगाई है, एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिसने मास्क लगाया है, तो टेक्निकली उसने अपने आप को प्रिवेंट किया हुआ है। ठीक है। हम्म। सो इसके अलावा तो पहली प्रिवेंशन तो आपकी यही होगी इस मसले में। ठीक है डॉक्टर साहब, अक्सर देखा है कि हमने कहीं पे कोई हम फ्रेंड्स बैठे हों या कोई फैमिली में आपके घर आता है, अगर आपने कोई जो सेंटेड कैंडल लगाई हुई है या कोई इत्र किसी ने लगाया या कोई परफ्यूम यूज़ कर रहा है, तो वो आके बाज़ लोग कहते हैं कि हमें आते उससे जो है छींकें आना शुरू हो गई हैं, ये हमें एलर्जी है, इसको बंद कर दें या ये सही नहीं है। तो क्या ऐसा है कि इससे भी ये एलर्जी बढ़ती है? जी, बिल्कुल ठीक है। ये इस सवाल से पहले एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा था और मैं बातों में इसका जवाब देना भूल गया। आपने जी पूछा था स्टीम से क्या फ़ायदा जी। होता है? देखिए, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। हमारा लोगों का ख़्याल है कि हम स्टीम लेंगे, तो वो स्टीम जो है हम्म। वो हमारे सारे मैकेनिज़्म को ब्रीच करके वो लंग की हवा की थैली में पहुँच जाएगी, तो बिल्कुल ये गलत ख़्याल है। अल्लाह ताला ने हमें नाक से लेके जो फेफड़ों का हिस्सा जहाँ पे थैलियाँ बनती हैं, वहाँ तक जो सिस्टम दिया, उस सिस्टम की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जिस भी डिग्री सेंटीग्रेड की हवा आप इनहेल करें, चाहे वो कोल्ड है, चाहे वो वार्म है, वो जी। अंदर पहुँचने तक 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे होना चाहिए। अगर आप गर्म हवा एल्यूलाई को देंगे तो वो उसके लिए तो बने ही नहीं है। आप हम्म। ठंडी हवा एल्यूलाई को देंगे, हवा की थैलियों को देंगे तो उसके लिए नहीं बने। हाँ, इसका लोकल इफेक्ट नोज़ल एरिया में ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसका इफेक्ट लंग्स के अंदर स्टीम का कतई नहीं होता। सो ये एक बात आप ज़हन में डाल लें, ये ठीक है एक गलती आम है। डॉ ठीक है? डॉक्टर अच्छा, साहब, फिर आपने इतना नेक्स्ट। अच्छा ये सब बताया है, तो इसके बाद तो यही सवाल मुझसे ज़हन में भी और लोग यही पूछते हैं कि भाई ये बताइए फिर ऐसी सूरत हाल में अगर हम इससे निमटना चाहें तो क्या एहतियाती तदाबीर हो, हम अपनी रूटीन क्या बनाएं, ज़िंदगी की लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए? देखिए, प्रॉब्लम ही लाइफ़स्टाइल में है। आपने आखिरी बात जो कही है ना, इसी पे मैं समझता हूँ सारी चीज़ें प्रॉब्लम ही इसके साथ अटैच हुई हैं। ना हमने रात को सोने के लिए लिमिट रखा, ना हमने अपने दिन को जागने के लिए लिमिट रखा। हमने अपनी रूटीन को स्लीप से डिस्टर्ब शुरू किया, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि स्लीप को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। स्लीप एक ऐसा अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है कि अगर आप प्रॉपर स्लीप करते हैं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, आपकी रिपोर्ट मुताबिक बेहतर हो जाती है। दिन में फिज़िकल एक्टिविटी हमारी बिल्कुल खत्म हो गई है जी। और फिज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह से हमारी विल पावर और कम हो गई है। फिर आपने अगर प्रिवेंटिव मेजर कर ली है और आपको डिज़ीज़ है, तो डिज़ीज़ को ट्रीटमेंट से ठीक किया जाएगा ना। जी। हम ये नहीं कहते कि आप बैलेंस डाइट ना लें, लेकिन ट्रीटमेंट तो लें। हम्म। ट्रीटमेंट के बाद अगर फिर भी आपको डिज़ीज़ हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर मस्ट बी विल लुक एट द कॉम्प्लिकेशन। अगर आप ट्रीटमेंट ही नहीं लेते, तो पहला मस्ट है, जो भी मरीज़ हमारे पास आता है, वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा होता। आप उसको ट्रीट करते हैं, वो 2 हफ्ते में फिर ठीक हो जाता है। तो हमारे सिस्टम का प्रॉब्लम ये है कि मरीज़ अपनी डिज़ीज़ को अंडर एस्टिमेट करता है। मरीज़ अपने डिज़ीज़ का डिसीज़न भी खुद ही करता है कि डॉक्टर साहब मुझे लगा कि एग्जैक्टली। मैं ठीक हो गया, मैंने दवाई बंद कर दी। इस वजह से मरीज़ हमेशा हमारे उसी स्टेज पे फिर रहे होते हैं और जब ये बार-बार अलामत होती हैं, तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी रेगुलर मेडिसिन जिससे मरीज़ को बेहतर होना चाहिए, उससे वो मरीज़ बेहतर नहीं होता। तो जी। अगर आपको डिज़ीज़ डिक्लेयर कर दी है, उसका इलाज और प्रिवेंशन ये दोनों साथ लेके चलेंगे और तो इंशाअल्लाह ताला आपके बेहतर होने के चांस हैं। बहुत अच्छी आपने बात की और मैं समझती हूँ यही आपका मैसेज होना चाहिए, हमारी जो इस वक्त आवाम आपको देख रही है और सुन रही है उसे समझना भी चाहिए कि अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो उसके लिए फौरी तौर पे आप खुद से घर में कोई जो है ट्रीटमेंट ना करें, आप बाकायदा डॉक्टर के पास जाएं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक, पल्मोनोलॉजिस्ट हमारे साथ थे, जिन्होंने यही बताया कि अपनी बीमारी को बढ़ाने के बजाय डॉक्टर के पास जाएं और अगर आपको ट्रीटमेंट जो है जारी रखने का कहा गया है, ख़ासतौर से वो जो अस्थमा के मरीज़ हैं उन्हें अपनी ट्रीटमेंट को जो है कंटिन्यू रखना चाहिए। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।